नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम अक्षमता के बारे में। हालांकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही जाना पहचाना है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक आपका सी टेट हो गया, टेट हो गया, लिखित भर्ती परीक्षा हो गया, एमपी टेट हो गया, या कोई भी अदर स्टेट का टेट हो गया, उसमें ये टॉपिक कभी भी स्किप नहीं होता है। सो प्लीज़ आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, जैसा कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, अधिगम यानी कि सीखना और अक्षमता यानी बाधा, यानी कि सीखने में किसी तरीके की बाधा होना या किसी तरीके की कठिनाई होना, उसी को हम क्या कहेंगे? अधिगम अक्षमता। ठीक, अब परिभाषा की अगर बात आती है तो यहाँ पर परिभाषा क्या है इसकी? इसकी परिभाषा है बच्चों द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, लिखने, देखने एवं तर्क शक्ति कौशल प्रयोग करने में आने वाली कठिनाइयों को ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब बच्चे सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, तर्क करते हैं, कौशल का प्रयोग करते हैं, तो इन सब किए जाने वाले कामों के अंतर्गत उन्हें जिन कठिनाइयों का प्रयोग करना होता है, यानी कि जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको अधिगम अक्षमता के नाम से जाना जाता है। ठीक, यानी कि अधिगम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीख रहे हो आप किसी तरीके से, फॉर्मल या इनफॉर्मल, यानी इसके अलावा आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको उसमें कोई भी तरीके की कठिनाई अगर आ रही है तो वो आपकी सीखने में बाधा है, वो आपकी अधिगम अक्षमता है, वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक, अब अगर हम अधिगम अक्षमता के प्रकारों की बात करें कि कौन कौन से प्रकार हैं, तो देखिए हर प्रकार का नाम है। यानी कि जब सुनने में आपको कठिनाई हो तो उसे क्या कहेंगे, पढ़ने में कठिनाई हो तो उसे क्या कहेंगे, लिखने में हो तो उसे क्या कहेंगे। तो मनोवैज्ञानिकों ने हर एक अक्षमता को एक नाम दिया है, उसे उसके स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पढ़ने में जब कठिनाई होती है तब उसे क्या कहा जाता है, लिखने में जब कठिनाई होती है तब उसे क्या कहा जाता है, तर्क करने में बालक को यदि कोई कठिनाई होती है तब उसे क्या कहा जाता है। ठीक, तो इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें पहला आपका आता है आपका अफेजिया, यानी कि भाषा और संप्रेषण अधिगम में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको हम अफेजिया कहते हैं। यानी कि अगर आपको भाषा में, कोई लैंग्वेज समझने में या संप्रेषण में, यानी कम्युनिकेट करने में, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में या दूसरों की बातों को समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पर अधिगम अक्षमता का कौन सा प्रकार आएगा? वो कहलाएगा अफेजिया। ठीक, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर चलना है। आप चाहें तो साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद आपका अगला आता है डिस्फेजिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण अक्षमता जो होती है उसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक, यानी कि अगर कभी मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई चोट लग गई हो या जन्मजात कोई क्षति हो, तो उसकी वजह से अगर किसी बालक को बातचीत करने में, संप्रेषण करने में, कम्युनिकेशन करने में, किसी दूसरे से किसी भी तरीका का कॉन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर चाहे वो आंशिक रूप से हो चाहे वो पूर्ण रूप से हो, तो उसको डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स की प्रक्रिया को जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एलेक्सिया। ठीक, एलेक्सिया क्या है? मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में आने वाली प्रॉब्लम।
ठीक। पढ़ने में आने वाली जो अक्षमता होती है, यानी पढ़ने में जब बच्चे को दिक्कत हो, ऊपर बात की गई थी डिस्फेजिया में कि उसको मस्तिष्क क्षति के कारण कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो, देन डिस्फेजिया होगा। बट अगर उसको मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा हो, वो कम्युनिकेट तो कर पा रहा है अच्छे से बट वो पढ़ नहीं पा रहा है, रीडिंग स्किल उसकी डेवलप नहीं हो पा रही है, देन वहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम आएगा, कौन सी अधिगम अक्षमता आएगी, अलेक्सिया आएगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से होता है, ठीक। पढ़ने में प्रॉब्लम आना, इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। अब आप कहेंगे कि ऊपर भी आपने यही बात कही, अलेक्सिया में भी पढ़ने में कठिनाई हो रही है, देन डिसलेक्सिया में भी पढ़ने में कठिनाई हो रही है, फिर डिफरेंस क्या है? सो यहाँ डिफरेंस है गाइज, डिफरेंस कौन सा है? अलेक्सिया में क्या है, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, बट डिसलेक्सिया में क्या होता है, किसी प्रकार की मस्तिष्क क्षति नहीं होती है, बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि वो एक्चुअली में पढ़ क्या रहा है, वो गलत समझता है, जैसे कि शब्दों में वो अंतर नहीं कर पाता है। जैसे आपने तारे ज़मीं पर देखा होगा, तो उसमें वहाँ पर क्या था, वो जो बच्चा था उसको क्या हो रहा था, उसको डिसलेक्सिया का ही प्रॉब्लम था कि वो शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था, वो डी को बी, वॉस को शॉ समझ ही नहीं पाना है, बच्चे को आ नहीं रहा है समझ में कि देन वो सीधा लिख रहा है कि वो उल्टा लिख रहा है। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम आती है कि वो बी और डी में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि क्या डी है क्या बी है, समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। जब वो डब्ल्यू में और एम में अंतर नहीं कर पा रहा है, वॉज को सॉ लिख रहा है, सॉ को वॉज लिख रहा है या समझ रहा है, तो वहाँ पर डिस्लेक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अप्रक्षेय। अप्रक्षेय क्या है? अप्रक्षेय एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनके संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल में निपुण नहीं हो पाते हैं, यानी जहाँ पर मस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वहाँ पर अप्रेक्षीय आता है, ठीक है। अप्रेक्षीय जो है वो आपका ऐसा एक शारीरिक विकार है, ये मानसिक विकार ना होकर ये आपकी एक शारीरिक अधिगम अक्षमता है, जिसके कारण व्यक्ति की जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं और उसमें जितना मोशन होना चाहिए उतना मोशन नहीं हो पाता है। बॉडी जो है जो एक मतलब एक आपकी जो काइनेटिक वीकनेस हो जाती है, इस वजह से बच्चा सही से नहीं सीख पाता है। अब इसमें मोशन की बात आ रही है तो वहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? लिखना, यानी कि बच्चे को अगर जैसे स्पीड में लिखने को बोला जाता है तो वो नहीं लिख पाएगा, क्या पता एक ही लाइन लिखने में उसको बहुत सारा समय लग जाए, क्योंकि वो प्रॉपर जो है उसकी मसल्स वर्क नहीं करती हैं, इसलिए वो क्लियरली नहीं लिख पाता है, जो एक लिखने का एक जो फॉर्म होता है वो उसमें काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपका डिसकैलकुलिया, नाम से ही पता है और सबसे सरल होता है याद करने में कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर डिसकैलकुलिया हो जाएगा, यानी कि जब बालक को गणित समझने में कठिनाई का अनुभव हो तो वहाँ पर कैलकुलिया हो जाएगा। उसके बाद है आपका डेस्थीमिया। डेस्थीमिया में क्या होता है, ये एक बहुत ज़्यादा गंभीर तनाव की अवस्था होती है और इस अवस्था में व्यक्ति के मन की जो स्थिति होती है वो हमेशा निम्न रहती है। कहने का मतलब मन की स्थिति का निम्न होना मतलब मन का उदास होना। मन जो है आपका हमेशा, जिसे हम मूड ऑफ कहते हैं, अरे यार बात मत करो आज बहुत मूड ऑफ है, ये, लेकिन ये हमारे साथ कभी कभी होता है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा पूरे 30 दिन मूड ऑफ रहता हो, 24 आवर्स मूड ऑफ रहता हो, ऐसा तो नहीं होता ना। बट जो डिसथीमिया से ग्रसित बालक होता है उसके साथ ऐसा होता है कि उसका कोई कार्य करने में मन नहीं लगता है, उसको एक गंभीर तनाव हमेशा उसके मन मस्तिष्क पर बना रहता है। इस वजह से जो उसका मूड होता है वो हमेशा ऑफ रहता है, उसका जो मन होता है वो हमेशा उदास होता है और वो सीख नहीं पाता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर इन बालकों का विभाजन मुख्यतः 2 प्रकार में किया जाता है, ठीक। जब हम व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करते हैं तो बालक का विभाजन 2 तरीके से किया जाता है, एक तो होता है आपका सामान्य बालक और दूसरा आपका होता है विशिष्ट बालक। सामान्य बालक जिनमें सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जो काम हर बच्चा करता है तो वो सामान्य बालक में आ जाते हैं।
ठीक। लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें कुछ विशिष्ट बातें पाई जाती हैं, कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, और उन्हीं विशिष्ट गुणों के चलते वो बच्चे अन्य बच्चों से अलग हो जाते हैं। ठीक। और विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। अब वो विशिष्टता जो है, अब आप इसको सिर्फ पॉजिटिव नहीं ले सकते, इसमें नेगेटिविटी भी आती है। मीन्स कहने का आप सिर्फ अच्छे वे में ही इसको नहीं ले सकते हैं, इसके गुड और बैड दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि जो होशियार बच्चा है, जो डांस करने में एक्सपर्ट है, जो सिंगिंग में एक्सपर्ट है, उसको ही हम विशिष्ट कहेंगे। नहीं, जिसमें कुछ अक्षमताएं होती हैं वो भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। यानी कि विशिष्ट बालक की श्रेणी में वो बालक भी आते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी कि जैसे कम सुन पाने वाले बालक, कम बोल पाने वाले बालक, हकलाने वाले बालक, तुतलाने वाले बालक, दृष्टिबाधित बालक, ये सब भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। तो विशिष्ट बालक को हमें माइंड में सिर्फ ये सेट करके नहीं चलना है कि सिर्फ अच्छे बच्चे ही विशिष्ट कहलाएंगे। ना 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 ना, आपके जो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड बच्चे हैं वो भी इस श्रेणी में आते हैं। तो आपको दोनों ही पक्षों को लेकर चलना है। इन सभी बालकों के लिए एक साथ एक ही स्थान पर जब शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो उस शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी विशिष्ट बालक को सामान्य बालक के साथ जब शिक्षा दी जाती है तो वो शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा के बारे में मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। पूरा वीडियो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर प्लेलिस्ट से नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस समावेशी शिक्षा के वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिए ताकि समावेशी शिक्षा की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएं। आगे अगर हम बात करते हैं विशिष्ट बालकों के बारे में, तो अब जब हमने इतना पढ़ा है विशिष्ट बालक के बारे में तो जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर विशिष्ट बालक कौन कौन से बालक और आ सकते हैं। तो ऐसे बालक जो शारीरिक और मानसिक तौर पर, संवेगात्मक तौर पर सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक। अब बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालकों की अगर हम बात करें तो बौद्धिक दृष्टि से बालक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रतिभाशाली और एक मंदबुद्धि। देखिए, मैंने वही चीज़ आपसे बोली है कि हमें सिर्फ गुड एस्पेक्ट्स लेकर नहीं चलना है, हमें बैड एस्पेक्ट भी लेकर चलना है। यानी कि सिर्फ हमें उच्चतर बालकों को लेकर नहीं चलना है, निम्नतर बालकों को भी हम इस श्रेणी में रखेंगे। तो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे यानी जिनकी बुद्धि लब्धि सबसे हाई होगी उनको भी हमें विशिष्ट में लेना है, और जो सबसे निम्न होंगे उनको भी हमें विशिष्ट में लेना है, और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो सामान्य बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तीव्र बुद्धि बालक जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, दूसरे पिछड़े बालक जो अपनी कक्षा से निम्न कक्षा का भी काम सही से नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं पिछड़े बालक। अगला है शारीरिक दृष्टि से। तो शारीरिक दृष्टि से भी लोगों में अलग अलग दोष पाए जाते हैं, जैसे कि कम सुनने वाले, बहरे, दूरदृष्टि युक्त बालक, अंधे बालक, अस्थि दोष युक्त बालक, जिनमें अस्थि दोष पाया जाता है, हड्डियों का दोष पाया जाता है, तो वो शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका समस्यात्मक बालक। वो भी 2 प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं संवेगात्मक रूप से असंतुलित और दूसरे होते हैं सामाजिक रूप से असंतुलित या कुसंयोजित। यानी कि संवेगात्मक रूप से जो इमोशनली असंतुलित होते हैं, ठीक है, क्या पता वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हों, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, या वो बात को नहीं समझ पाएँ, थोड़ी थोड़ी बात पर डर जाएं, रोने लगें, इस तरीके के। ठीक। और सामाजिक कुसंयोजित यानी इसमें आपके कौन से बालक आ जाते हैं, चोरी करने वाले बालक। यानी जो सामाजिक रूप से गलत काम है उन कामों को करने वाले बालक सामाजिक कुसंयोजित बालक कहलाते हैं। ठीक है। चोरी करने वाले बालक, मार काट करने वाले बालक, स्कूल से भाग जाने वाले बालक, ये सारे आपके सामाजिक रूप से कुसंयोजित बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से उच्च होती है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। टर्मन के अनुसार अगर हम बात करें तो जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ज़्यादा होती है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अब प्रतिभाशाली बालक की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो प्रतिभाशाली बालक खेलना
ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में सरलता से समायोजन कर लेते हैं। कितने भी कठिन विषय हों, उनमें उन्हें रुचि होती है, उन्हें अच्छा लगता है कठिन विषय पढ़ना। विस्तृत और जटिल पाठ्यक्रम उनके लिए तैयार करना अच्छा होता है क्योंकि वो कवर जल्दी कर पाते हैं। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उनको तो वो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो विस्तृत और जटिल पाठ्यक्रम थोड़ा जब होता है तो उनको करने में उनको मज़ा आता है। ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग से शिक्षण व्यवस्था अगर उनकी की जाए तो वो और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि सामान्य बालकों के हिसाब से तो वो काम बहुत जल्दी कर ही लेते हैं। अब जो उनका टाइम बच रहा है उसका यूज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अलग से शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि हम उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं। अब एक्स्ट्रा क्लासेस भी दोनों तरीके के बालकों को दी जाती हैं। जो आपके पिछड़े बालक होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए भी अलग से एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है, और जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको और भी अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए कि वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें और अच्छा अपना भविष्य बना सकें, उसके लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस उन्हें दी जाती हैं। मंदबुद्धि बालकों की अगर बात करें तो जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है, यानी कि 85 से कम होती है, उनको हम मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में रखते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनकी विशेषताएं हैं कि ये कठिन विषयों में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। जैसे गणित, विज्ञान, व्याकरण, ये सारे कठिन विषय हैं तो इसमें इन्हें मज़ा नहीं आता। इनका जो मानसिक कार्य करना होता है उसमें ये कम रुचि लेते हैं, और उसकी अपेक्षा ये शारीरिक कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी जिन कामों में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े उससे ज़्यादा ये जिसमें शारीरिक मेहनत हो उसको करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके सीखने की जो गति होती है वो थोड़ी मंद होती है और बच्चों से स्लो होती है, और मंद गति से इन्हें थोड़ा पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि ये स्लो समझ पाते हैं। तो अगर हम जल्दी जल्दी उनको पढ़ा देंगे तो सिर्फ क्या होगा, उनके सब ऊपर से निकल जाएगा, उनके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। तो इनको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा टीचर को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक जो आपका पढ़ाने की गति है उसको थोड़ा धीमे रखना चाहिए। साथ ही साथ इनको सीखने के लिए हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि दोनों ही बालकों को एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड होती है, तो इनको भी अतिरिक्त समय देना चाहिए। बस उस अतिरिक्त समय में दोनों बालकों को किया गया कार्य या दिया गया कार्य या बताया गया कार्य अलग अलग होता है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक को हम उनके तरह से पढ़ाएंगे, उनसे आगे हमें बढ़ना है, और इनको क्या करना है, इनको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क की नीड होती है, क्योंकि इनकी जो सीखने की गति होती है वो धीमी होती है। आगे आपके आते हैं पिछड़े बालक। वो बालक जो औसत से कम कार्य कर पाते हैं, यानी जो बच्चे औसत कार्य कर लेते हैं उतना भी काम नहीं कर पाते, उनसे पीछे होते हैं, इसलिए इन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की ये मुख्य जिम्मेदारी होती है कि जो इस दृष्टि से पिछड़े बालक हैं उनकी पहचान करें, उनकी समस्या का पता लगाएं और उसका वो निदान करें। ठीक, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति का भी प्रबंध करें, यानी स्कॉलरशिप का इंतज़ाम करवाएं। दृष्टि दोष से ग्रसित बालक, यानी कि पुस्तक के पन्नों पर जो लिखा गया शब्द है उसको देखने में जिनको कठिनाई होती है वो दृष्टि दोष से ग्रसित बालक होते हैं। ऐसी जो पुस्तकें होती हैं जिनको बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा या तो नज़दीक से पढ़ते हैं, या बार बार दूर करने का प्रयास करते हैं, या श्याम पट पे या ब्लैक बोर्ड पे जो शब्द लिखे होते हैं उनको बार बार पूछते हैं, बार बार आंखें मलते हैं, भौहें सिकोड़ते हैं। तो ये इनकी कुछ पहचान होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस बच्चे को कुछ साइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, इनके निदान के लिए क्या करना चाहिए कि इनको या तो हमें अलग से एक रो में बिठाना चाहिए, और इनका जो दोष है उसके बारे में जानकर इनके अभिभावकों से बात करनी चाहिए, नेत्र विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए, चश्मे वगैरह की इनकी व्यवस्था करवानी चाहिए। श्रवण दोष से ग्रसित बालक जो होते हैं, जो सही से सुन नहीं पाते हैं, आवाज़ जो सामान्य आवाज़ होती है, जो सामान्य बच्चे सुन सकते हैं, वो ये नहीं सुन पाते हैं। इनकी क्योंकि जो सामान्यतः हमारे सुनने की क्षमता होती है वो 0 से 25 डेसिबल होती है। अगर ये बच्चे नहीं सुन पाते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनकी व्यवस्था हमें कैसी करनी चाहिए, इनके लिए भी एक अलग रूम बनाना चाहिए, क्लास में इनको आगे बिठाना चाहिए, है ना। और इनकी पहचान कैसे करनी चाहिए वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जब हम इनके कान के पास जाकर बोलते हैं या कुछ बात करते हैं तो देख सकते हैं, हमें पता चल जाता है बहुत इजीली। वैसे ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, बच्चों को देखकर ही पता चल जाती हैं। तो श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो बोलने वाले की तरफ कान जो है वो आगे कर देते हैं। आपने देखा होगा जब सुनाई नहीं देता तो हम कान आगे कर देते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई एक्टिविटी वो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है सुनने में।
अस्थि दोष से ग्रसित बालक बिल्कुल देखने में ही समझ में आ जाता है कि बच्चों का जो हाथ पैर होता है वो क्षतिग्रस्त होता है, उंगलियां ना होना, मांसपेशियों का तालमेल ना होना, तो इनको तो हम बिल्कुल देख के ही जान सकते हैं। अब इन सब में अध्यापक की भूमिका है, आप सभी को पता है कि हमें क्या है, एक जो भी टीचर है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट इन बच्चों के लिए करना चाहिए और कक्षा शिक्षण में ऐसे बच्चों के लिए हमें सहभागिता ज़रूर दिखानी चाहिए। तो ये थे आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी अधिगम अक्षमता है और किस किस तरीके के बच्चे जो हैं वो किस किस कैटेगरी में आते हैं और उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, अध्यापक को उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सीटेट में स्पेशली इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि पेडागोजी उसमें पोर्शन ज़्यादा आता है, तो उसके लिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नंबर हमारा है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।